देखो, ट्रांसफॉर्मर एक डिवाइस है, गली गली में लगा हुआ है ट्रांसफॉर्मर। क्या करता है? विच इज यूज फॉर चेंजिंग एसी वोल्टेज। इंपॉर्टेंट है वर्ड एसी, डीसी में काम नहीं करता। अगर आपके पीछे से वोल्टेज 4 वोल्ट आ रही है और आप 400 वोल्ट करना चाहते हो, लगाओ ट्रांसफॉर्मर, 400 वोल्ट हो जाएगी। और अगर 400 वोल्ट आ रही है, आप 4 वोल्ट चाहते हो, लगाओ ट्रांसफॉर्मर, 4 वोल्ट हो जाएगी। जो चाहोगे उतनी वोल्टेज हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये कहो कि सर मैं मार्केट से एक सेल लेके आया हूं 4 वोल्ट का, क्या इसको 400 वोल्ट कर दोगे? ना, डीसी नहीं हो सकता। बैटरी 4 वोल्ट की है, फिर तो बैटरी के बाकी सेल बिकने बंद हो जाएंगे। लोग 4 वोल्ट लेके आएंगे, घरों की पूरी पंखे लाइटें जल पड़ी, इन्वर्टर की जरूरत क्या है? एक छोटा सा सेल ही ट्रांसफॉर्मर लगाया होगा, नहीं हो सकता है। डीसी पे नहीं काम करता, ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है। ठीक है? यहां तक ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है, हो क्या रहा है एक्चुअल में। डैम पे बिजली बनी, डायनमो ने बनाई, डायनमो हमने किया, वो पूरा आर्मेचर घूमता है, उसका करंट पूरे सर्किट में रिंग से घूम घूम के ऊपर नीचे ऐसे घूमता है। अब वो करंट पूरे सर्किट में आर्मेचर के कॉइल में घूम रहे, मेरे को मेरे घर तक भी तो लेके आने। घर तक लाने में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। 220 वोल्ट रास्ते में वायर्स का पोटेंशियल ड्रॉप होने की वजह से 2 वोल्ट रह जाएगा। मेरे घर को चाहिए 220, वहां बनी थी 220, यहां आ गई 2 वोल्ट, कुछ भी ना चलेगा। मेरे को 2 वोल्ट से वापस क्या बनाना है? 220। इसलिए हर गली में क्या लगा रखा है? ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि 20 घर यूज करते हैं, वोल्टेज गिरा देते हैं, सभी एसी उसी ऑन करके बैठे हैं, वोल्टेज गिरेगी। अगले 20 घरों में तो मिलेगी नहीं वोल्टेज, उसको तो 100 वोल्ट मिलेगी, उसके एसी चलने बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या लगाएगी? ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप कर देगी, जो आपकी वोल्टेज गिर रही है उसको ठीक करके बाकी 20 मकानों को देगी। फिर 20 मकान यूज करेंगे, वोल्टेज फिर गिरा देंगे, फिर ट्रांसफॉर्मर। हर गली के एंड में ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में बिछे हुए हैं। अब काम कैसे हो रहा है? ट्रांसफॉर्मर ऐसे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हुआ क्या, ये डैम है, डैम के अंदर ये आर्मेचर है, ये पूरी क्वाइल है, आर्मेचर है। ठीक है? आर्मेचर का मतलब ये क्वाइल है, मतलब यहां पर एसी डायनमो चल रहा है, एसी डायनमो चल तो यहां पर एसी डायनमो चल रहा है और करंट इसमें जनरेट हो रहा है। करंट कैसे जनरेट होता है याद है? आर्मेचर अंदर बाहर घूम रहा है, तो इसमें करंट कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऑल्टरनेटिंग करंट था। करंट अपनी वैल्यू को बढ़ाता है, कम करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, हर वक्त करंट क्या हो रहा है? ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज होता जा रहा है। अब इस वायर में घूम रहा है। अब मेरे को ये बात समझ में आ गई कि इसमें करंट चेंज हो रहा है, क्या करूं? टांका लगाऊं, बीच में से 2 टांक लास्ट से करके अपने घर तक कुंडी डाल लूं, तो मेरे घर में बिजली ऐसा थोड़ा ना होगा। क्या करूं? ऐसे नहीं करूंगा, ये डीसी थोड़ी ना है कि सेल के प्लस माइनस लगाए और घर पर, ऐसे नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर अपनी एक वायर लेके आऊंगा, क्योंकि तुम्हारा करंट तो इस सर्किट में घूमे जा रहा है गोल गोल। मैं अपनी वायर लेके आऊंगा, वो वायर इसके बीच में कुछ ऐसे लगा दूंगा, ये लो, कुछ नहीं करूंगा, कोई टच भी नहीं करूंगा, बस साथ में बिछा दूंगा। जहां ये बिछी हुई है साथ में इसको बिछा दूंगा, टच भी नहीं, इसका मैंने करंट लिया तक भी नहीं, मैंने रेड वायर का करंट भी नहीं लिया, बस बीच में रख दी, अपनी कॉइल्स को रख दी। मुझे पता था कि इसका करंट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये मेरी पड़ोस की काले रंग की कॉइल का फ्लक्स चेंज करेगी, काले रंग की कॉइल अपोजिशन में करंट जनरेट कर लेगी, तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के पड़ोस की कॉइल में करंट अपने आप पैदा हो गया। तो अभी तो करंट जो पैदा हुआ था वो तो डैम पे यहां पैदा हुआ था, जनरेटर में पैदा हुआ था, वो इंड्यूस करंट था। पड़ोस की कॉइल बीच में रख दी, इसका भी फ्लक्स चेंज हो गया, इसमें भी करंट पैदा हो गया। तो इसमें जो करंट है वो ऐसे पैदा हो गया, घूमना स्टार्ट हो गया। फिर किसी ने क्या किया, एक अपनी यहां पे एक और कॉइल को इंसर्ट कर दिया, सेम ऐसे, ये देखो, ये रहा, कुछ नहीं किया, टच भी नहीं किया, ऐसे ही रख दिया कॉइल के बीच में। अब जब इसका फ्लक्स चेंज, क्योंकि इसका चेंजिंग करंट है तो इसने चेंजिंग करंट पैदा कर दिया, इसका चेंजिंग करंट है, इसका फ्लक्स चेंज किया, तो इसके अंदर भी करंट जनरेट हो गया, क्योंकि ये इसके चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा। लो जी, इसमें भी करंट आ गया अपने आप, पैदा ही होता जा रहा है, एक कॉइल से दूसरे में पैदा करवा दिया, दूसरे तीसरे में। और सर बट इसमें एनर्जी लॉस ज्यादा नहीं होगा? नहीं, एनर्जी लॉस बताता हूँ, एनर्जी लॉस नहीं है, बताता हूँ, क्योंकि इसमें अभी अभी मैथमेटिकल पोर्शन करूंगा उसमें समझाऊंगा। कोई एनर्जी लॉस नहीं है। तो इंड्यूस करंट जब पैदा होता है इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो अपने आप करंट पैदा हो रहा है, तो इसके अंदर इसमें करंट पैदा हो रहा है। और ये सब गेम कहां चल रही है? ट्रांसफॉर्मर। ये सब कहां चल रहा है?
कॉइल कॉइल के साथ कहाँ रखा जाता है? आपको कैसे खंभों में तो 3 तारें जा रही है, हवा में तो 3 तारें हैं, कहाँ हो रहा है म्यूचुअल इंडक्शन? ट्रांसफॉर्मर में ऐसा ही करवाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर 2 कॉइल्स को आमने सामने रखा जाता है, इसमें करंट आता है, इसमें पैदा हो जाता है। फिर अगले ट्रांसफॉर्मर, ये T1 ट्रांसफॉर्मर है, ये T2 ट्रांसफॉर्मर है, अगले में फिर पैदा हो गया, तो ये मेरे घर तक आया, एक और ट्रांसफॉर्मर है। पूरी गली गली में, पूरे देश में पूरे ट्रांसफॉर्मर लगा दिए। वहां चाहे 2 वोल्ट जनरेट हो डैम के ऊपर, ट्रांसफॉर्मर 220 करके आपके घरों तक लेके जाएगा। अब कैसे? वो ठीक पूछ रहा है, एनर्जी का क्या करोगे? क्योंकि 2 से 220 अगर एनर्जी बढ़ गई, ऐसे एनर्जी कंजर्वेशन कैसे काम करेगा? 2 से 220 थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। तो डिस्कस करेंगे कि एनर्जी लॉस भी नहीं है, लेकिन वोल्टेज भी अप हो जाती है, कैसे होती है मैथमेटिकल पोर्शन में डिस्कस करेंगे। पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्मर में क्या लग रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन। क्योंकि एक कॉइल दूसरे कॉइल के फ्लक्स को चेंज करके उसमें इंड्यूस करंट पैदा करती है, और फिर तीसरे में इंड्यूस करंट पैदा करती है, और घर घर तक ऐसे करंट को कैरी करते हैं। तो मेरे घर तक जो करंट आ रहा है वो डैम से, वो बहुत दूर डैम है, यहां तक आ रहा है बाय ट्रांसफॉर्मर लगा लगा के पूरे देश में यहां पर करंट चल रहा है। म्यूचुअल इंड्यूस करंट पैदा हो रहे हैं, हर गली में इंड्यूस करंट पैदा हो रहे हैं, घर तक जा रहे हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? अब कैसे काम करता है, मैथमेटिकल पोर्शन क्या है, कैसे एनर्जीज काम करती हैं, उसको समझते हैं। ट्रांसफॉर्मर को तोड़ के देखोगे तो ऐसा लोहा दिखेगा, इस लोहे के यहां ऐसे तारे दिखेंगी, फिर इसको टच ना करते हुए यहां पे तारे दिखेंगी। ये मेरे घर तक आ रहा है, ये डैम की बिजली है मान लो, या ऐसा भी कह सकते हो ये पिछला ट्रांसफॉर्मर से आ रहा है, ये अगले ट्रांसफॉर्मर तक जा रहा है। हर ट्रांसफॉर्मर का एक इनपुट सेक्शन होगा, एक आउटपुट होगा, पीछे से अलग तार होगी, आगे अलग तार होगी। यहां करंट आएगा चेंजिंग, तो यहां अपने आप पैदा होगा। लेफ्ट साइड को बोलते हैं प्राइमरी सेक्शन, इसे बोलते हैं सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। क्लियर है यहां तक? इसकी मैथमेटिकल पोर्शन से पहले, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को चेंज कर देगा। पीछे से वोल्टेज 2 वोल्ट आ रही है, तुम्हें 220 चाहिए, ट्रांसफॉर्मर लगाओ 220 ले जाओ। पीछे से 400 वोल्ट आ रही है, तुम्हें 220 चाहिए, आपके इक्विपमेंट उड़ जाएंगे 400 पे, तो ट्रांसफॉर्मर लगाओ, वो स्टेप डाउन कर देगा। आपकी वोल्टेज को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, जो आपने फिक्स किया वही रखेगा 220। ये दोनों काम करता है, स्टेप अप भी कर देता है, स्टेप डाउन भी करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर विच इंक्रीजेस एसी वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एंड ट्रांसफॉर्मर विच डिक्रीजेस एसी वोल्टेज इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट, मैथमेटिकल पोर्शन से पहले प्रिंसिपल के अंदर लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है? व्हेन एवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड इन नेबरिंग कॉइल। कि अगर आप एक कॉइल में इंड्यूस्ड, अगर एक कॉइल का फ्लक्स चेंज करेंगे तो उसमें इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा दूसरी कॉइल के अंदर, इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिख देना यार, प्राइमरी सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन है, कॉइल्स हैं। थ्योरी एंड वर्किंग, ये कुछ मत लिखना जो मैंने लिखा, लाइन यहां पे लिखना अपनी, ये काट दो, इसे कट करो, ये लिखना, ये मत लिखना, ये लिखना वर्किंग में लिखो साथ साथ। मैथमेटिकल वर्किंग सबसे पहले लिखो ES इज माइनस NS इंटू d∅dt, इक्वेशन नंबर 1। ये लो, तो सेकेंडरी के अंदर जो EMF है इज माइनस NS d∅dt, where NS is number of turns in secondary, ES is EMF in secondary। सेकेंडरी समझते हो? आउटपुट राइट की तरफ, प्राइमरी मतलब इनपुट आउटपुट, इनपुट प्राइमरी, आउटपुट सेकेंडरी। तो ये पहला स्टेप क्लियर है। प्राइमरी EP, प्राइमरी सेक्शन में EMF इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इंटू d∅dt, इक्वेशन नंबर 2 लिखो, इक्वेशन नंबर 2 साथ साथ लिखो। ये लिखनी है थ्योरी, किताब की थ्योरी कैंसिल कर दो, गलत है सारी लिख दो, गलत कॉपी हुई है कहीं से, ये लिखो। नेक्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो ES बाय EP इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला,
और इसी में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी की रेशियो को बोलते हैं के। के का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, के का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, यहां तक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखना है बाद में समझ लो। जैसे एग्जांपल है, सेकेंडरी का मतलब मेरे घर तक जो वोल्टेज आ रही है, आउटपुट इनपुट, मान लो पीछे से इनपुट जो आ रही है वो 10 वोल्ट आ रही है सिर्फ, तो एग्जांपल है, ये लिखना नहीं है। प्राइमरी वोल्टेज पीछे से 10 वोल्ट आ रही है। अब मेरी मशीनें 10 वोल्ट पे नहीं चलेगी, 220 पे चलेंगी, या मेरे को तो ज्यादा चाहिए। मैं सिंपली एक काम करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स ट्रांसफार्मर पे मैंने लपेटे हैं, तारे तो मैंने लपेटी है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कर दूंगा 1000 और प्राइमरी में कर दूंगा 10। नंबर ऑफ टर्न्स तो मैंने लपेटनी है, तारों को तो मैंने लपेटना है, तो मैंने क्या किया, मैंने 1000 और 10 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ES की वैल्यू कितनी हो गई, ये लो। क्या जबरदस्त तरीका है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करो, सीधा 10 वोल्ट से 1000 वोल्ट हो गया वोल्टेज। यानी कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो सेकेंडरी के एज कंपेयर टू प्राइमरी, तो आपकी सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से बढ़ जाएगी। और अगर आप उल्टा कर दो, प्राइमरी के टर्न्स बढ़ा दो, सेकेंडरी के घटा दो, ये मान लो 1000 कर दो, ये 10 कर दो, तो आपकी सेकेंडरी वोल्टेज घट जाएगी। तो कुछ नहीं करना, और अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बराबर कर दो, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एकदम बराबर वैल्यू रहेगी। तो कुछ नहीं करना, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी और प्राइमरी के चेंज करते रहोगे, ये रेशियो चेंज करते रहोगे, तो सेकेंडरी और प्राइमरी की रेशियो वोल्टेज की चेंज होती जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो ये जस्ट यू हैव टू चेंज नंबर ऑफ टर्न्स। तो कोई कहता फिर कैसे, ये चलता कैसे है? मैंने कहा चलना कैसे है? कहता कहां देखा आपने ट्रांसफॉर्मर? मैंने कहा गली गली में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं, वहां देखा। और कहां देखा? हर घर में स्टेबलाइजर्स लगे होते हैं, वो छोटा ट्रांसफॉर्मर है, हर मशीन के आगे स्टेबलाइजर लगा देते हैं। क्यों? हमें डर है पीछे से अगर वोल्टेज ज्यादा आ गई, 240 आ गई, मेरा फ्रिज उड़ जाएगा, मेरे को 220 चाहिए, मैं स्टेबलाइजर लगा दूंगा। छोटा ट्रांसफॉर्मर जो क्या करेगा, उसको 220 कर देगा। कई बार गरियों में एसी चलते नहीं है, उठाते नहीं है, लोड नहीं उठाते, कंप्रेसर हैवी लोड उठाता नहीं है, वोल्टेज पीछे 110 वोल्ट आ रही है, कहां से उठाएगा, चाहिए 220। हर घर घर में एसी है, गर्मियों में नहीं उठाता, तो लोग स्टेबलाइजर बड़ा लगा लेते हैं, वो 110 को भी 220 कर देगा, और फिर भी नहीं चलता, तो लोग और बड़ा स्टेबलाइजर लगाते हैं, वो 50 से भी 110 220 कर देगा। और जिसको और आराम से सोना है, वो घर के आगे सर्वो लगा लेता है, छोटा अपना इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मर। वो कहता है जी छोटे छोटे लेंगे ही नहीं, हर मशीन का एक बड़ा ट्रांसफॉर्मर, घर में बिजली आएगी, पीछे से जो मर्जी आए, वो 220 के अंदर डिलीवर होगी, बात ही खत्म हो गई, फ्लक्चुएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता अंदर। तो बड़ा ट्रांसफॉर्मर, छोटा ट्रांसफॉर्मर और छोटा ट्रांसफॉर्मर यही काम कर रहा है। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जी पीछे से वोल्टेज आ रही है 10 वोल्ट, मेरे को 220 चाहिए, अब मैं क्या करूं, ट्रांसफॉर्मर पहले चढ़ूं और फिर उसको लपेटूं, नंबर ऑफ टर्न दूं, तब 220 मिलेगा। कैसे हो रहा है ये? ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर है। हम ये तो आज के ट्रांसफॉर्मर स्टडी नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल स्टडी कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स ऑटोमेटिकली आज के ट्रांसफॉर्मर में चेंज हो जाते हैं, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज होते हैं। ये नहीं है कि टाइम लगाता है, क्योंकि वोल्टेज तो एक सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ज्यादा और कम हो जाती है। फ्लक्चुएशन देखिए ना कितनी होती है। अंदर रिले स्विच लगा होता है, रिले, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भाप लेता है कि वोल्टेज ज्यादा ही, उसी टाइम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर देगा, और वोल्टेज को अप कर देगा या डाउन कर देगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सोचो वोल्टेज आती जा रही है, कम ज्यादा, रिले नंबर ऑफ टर्न चेंज करता जा रहा है, और आउटपुट एकदम सही आ रही है। तभी तो जब बहुत फ्लक्चुएशन होती है, स्टेबलाइजर टक 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 की आवाज करता है, वो रिले बेचारा कंफ्यूज हो रहा है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा, कभी नंबर ऑफ टर्न चेंज करने में उसको टाइम लग रहा है, और बेचारा चल भी नहीं पा रहा, और इसलिए आउटपुट सही तरह दे भी नहीं पा रहा, बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन चेंज हो रही है। पर चलो, हमने उसके ऊपर स्टडी नहीं करना, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक? अब इसमें आपने आगे क्या लिखना है ये समझ लो। ये देखो, नेक्स्ट में ये लिखना है, इफ ES is great, if NS is greater than NP,
तो ES इज ग्रेटर देन EP, दैट इज K ग्रेटर देन 1। ये देखो, अगर NS बड़ा हो जाए NP से तो ES बड़ा हो जाएगा EP से, तो K भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। और अगर सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी से ऊपर है तो इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी से बड़ी है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज लेस देन NP, तो ऐसे केस में ES घट जाएगा EP से, दैट इज K विल बी लेस देन 1। इसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्लियर है? बढ़ा दी वोल्टेज तो स्टेप अप, घटा दी तो फिर स्टेप डाउन। नेक्स्ट, इफ ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इनपुट और आउटपुट पावर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। अगर ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट तो इनपुट और आउटपुट पावर सेम है। इनपुट में कौन है? प्राइमरी। आउटपुट कौन है? सेकेंडरी। इनपुट के अंदर क्या करेंगे? EPIP, पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, इज इक्वल टू ESIS। ये लो, ऐसे करेंगे। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी की वोल्टेज बराबर। तो देखो, एनर्जी एफिशिएंट है, बोला था 100% एफिशिएंट है। प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट नहीं होते, पर हम जो पढ़ रहे हैं वो 100% एफिशिएंट है। तो अगर आपकी वोल्टेज बढ़ गई तो करंट घट जाएगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट है, इसलिए एनर्जी कंजर्व होती है। अब ये ना सोचना वोल्टेज 2 से 200 हो गई तो फिर करंट भी घटेगा, ताकि पावर में सेम, एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो अगर ऐसा है तो ES बाय EP विल बी इक्वल टू IP बाय IS। लेकिन ES बाय EP क्या होता है? NS बाय NP। ये लो, ये भी फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपका ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट होगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इफ efficiency इज नॉट 100%, अगर नहीं है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखो, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100। आउटपुट पावर क्या होती है? ESIS। सेकेंडरी। इनपुट में कौन है? प्राइमरी इनटू 100। ये लो, ऐसे। तो न्यूमेरिकल में अगर 100% एफिशिएंट है तो ये फॉर्मूला, और अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला एफिशिएंसी का। तो ये न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बेस्ड है, न्यूमेरिकल ऐसे चलेंगे।